Hello everyone, I'm Neha Maurya, your biology educator, and I welcome you all on this online platform which provides everything which you need to crack your NEET exam 11th-12th as well. Okay, so today's topic is blood. It is from your 11th standard 18th chapter and it is very easy but important topic. And if you require any additional information regarding this topic, then please go download Agarwal Classes app. It provides best material and the link is in the description. ओके तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ब्लड। देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ब्लड के अलावा और भी चीज़ें होती है, हार्ट, ब्लड, देन ब्लड वेसल्स, ये तीनों हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन आज हम सिर्फ ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड इसे कहा जाता है हेमाटोलॉजी। ठीक है, तो आज हम हेमाटोलॉजी करने वाले हैं। ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड मेनली हमें ब्लड हमेशा लिक्विड फॉर्म में दिखता है, पर ब्लड में कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं। तो ब्लड इसके दो पार्ट हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सेलुलर कंपोनेंट वाला पार्ट होता है। बट हमें कैसे पता चला कि ब्लड में दो पार्ट है? जनरली ब्लड तो लिक्विड ही लगता है, तो क्या किया जाता है, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में ब्लड ले लो और वो टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करो, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोटेट करो, तो उससे दो पार्ट दिखते हैं। एक सुपरनेटेंट आता है और एक बिलो वाला पार्ट आता है। ये जो सुपरनेटेंट पार्ट होता है ये लिक्विड है और इसे प्लाज्मा कहा जाता है। दिस इज लिक्विड एंड इट इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मा। और जो नीचे सेलुलर कंपोनेंट होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये दो पार्ट हमें मिलते हैं। ये थोड़ा जेली लाइक होगा और ऊपर वाला जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड और येलो कलर का होता है। तो ब्लड के ये दो पार्ट मिलते हैं। तो एक लिक्विड है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं और ये जो प्लाज्मा है वो येलोइश इन कलर और स्ट्रॉ कलर होता है। एंड जो दूसरा सेलुलर कंपोनेंट है उन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहा जाता है। प्लाज्मा के और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा लिक्विड है तो मेजरली ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है और कितना परसेंट सेलुलर कंपोनेंट होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। प्लस में ब्लड में अराउंड 55% प्लाज्मा होता है एंड बचा हुआ 45% हमें क्या मिलेगा, सेलुलर कंपोनेंट। 55% प्लाज्मा एंड 45% सेलुलर कंपोनेंट। अब प्लाज्मा लिक्विड है तो इसका मेजर पार्ट कौन बनाता है, वाटर। तो प्लाज्मा में मेजर पार्ट हमें मिलेगा वाटर, अराउंड 90 to 92%। देन दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोटीन। ये कुछ होते हैं हमारे 6 to 8%। एंड देन बचे हुए बाकी जो होते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती है, जैसे हिपैरिन आ गया, न्यूट्रिएंट आ गया, गैसेस आ गए, वेस्ट आ गए। ये बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें हमें ब्लड में मिलेंगी। हिपैरिन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा के अंदर होती है। सारी चीज़ें हमें प्लाज्मा में देखने मिलेंगी। और सेलुलर कंपोनेंट में हमें सेल्स देखने मिलते हैं। तो जनरली 3 तरह के सेल्स होते हैं हमारे ब्लड में, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ये 3 तरह के सेल्स हमें देखने मिलते हैं। तो अभी हमें डिटेल में प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट के बारे में बात करना है। तो चलो हम पहले प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। देखो, प्लाज्मा में तो पहला वाटर है।
तो वाटर जनरली ब्लड में आएगा, कहाँ से आएगा, जो हम पानी पीते हैं वो। और वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, हमारे स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से और लार्ज इंटेस्टाइन से जो वाटर है एब्जॉर्ब होके ब्लड बनाने चला जाता है, यानी प्लाज्मा बनाने चला जाता है। अब प्रोटीन के बारे में हमें मेजरली यहाँ पे बात करना है। तो जनरली प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन मिलते हैं। पहला जो प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। किसकी बात करें हम, प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें यहाँ पे। तो 3 तरह के प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन होता है, देन दूसरा ग्लोबुलिन है, एंड जो थर्ड होता है उन्हें कहा जाता है क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये 3 तरह के प्रोटीन हमें मिलेंगे। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो एल्ब्यूमिन और जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो जनरली कौन बनाता है, लिवर। ठीक है, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय लिवर। और हम क्लॉटिंग फैक्टर में एक मेजरली क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें जो है फाइब्रिनोजन। तो इसके एग्जांपल में हम फाइब्रिनोजन लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली कई बुक्स में डायरेक्टली फाइब्रिनोजन दिया है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं लिखा। तो हमें पता होना चाहिए कि क्लॉटिंग फैक्टर है जन। ये भी कौन बनाता है, ये भी हमें लिवर बना कर देता है। तो लिवर बहुत सारे काम करता है, अभी हम आगे देखेंगे, आगे लिवर के और भी बहुत सारे काम हैं। तो उसने एल्ब्यूमिन बना दिया और क्लॉटिंग फैक्टर बना दिया। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, एल्ब्यूमिन का काम होता है ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखना, जनरली कैपिलरीज में। तो इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज। क्लॉटिंग फैक्टर का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करना। जनरली जब हमें कट लगता है तो ब्लड थोड़ी देर बाद आना बंद हो जाता है उस कट से, मतलब वहाँ का जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है क्लॉटिंग फैक्टर का, जो है फाइब्रिनोजन। तो ये क्या करे, ब्लड को क्लॉट करके एक्सेसिव ब्लीडिंग रोकता है। तो प्रिवेंट्स, क्या काम होगा फाइब्रिनोजन का, प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ ब्लड। ओके, ये काम होगा क्लॉटिंग फैक्टर का। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन। देखो ग्लोबुलिन बहुत तरीके के होते हैं, अल्फ़ा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, लेकिन जनरली हमें यहाँ पे बात करनी है गामा ग्लोबुलिन की। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, गामा ग्लोबुलिन। और ये गामा ग्लोबुलिन कुछ और नहीं, यही हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इन गामा ग्लोबुलिन्स को एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। तो एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है। ये 3 मेजर प्रोटीन है जो हमें प्लाज्मा में मिलते हैं। एल्ब्यूमिन लिवर बना रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर लिवर बना रहा है। हाँ, ग्लोबुलिन कौन बनाता है, तो ग्लोबुलिन जो एक तरह के WBCs बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है प्लाज्मा सेल्स। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा सेल्स। अब प्लाज्मा सेल्स को ब्लड प्लाज्मा से कंफ्यूज मत करना। ब्लड का जो लिक्विड है उसे प्लाज्मा कहा जाता है, लेकिन एक WBC के सेल होते हैं जो हमारे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उन्हें प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है। तो ये जो ग्लोबुलिन है वो कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। तो ये 3 मेजर प्रोटीन हमें कहाँ पे देखने मिलते हैं, हमारे प्लाज्मा में। एक और चीज़ देखने मिलती है जिसे कहा जाता है हेपेरिन। ये भी एक मेजर चीज़ है, हेपेरिन। हेपेरिन इज एंटी कोआगुलेंट, इट इज़ एंटी कोआगुलेंट का मतलब क्या है, ये ब्लड को क्लॉट करने नहीं देता। अभी हम सबके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो बीच में कभी भी क्लॉट नहीं होता ड्यू टू हेपारिन। अगर ब्लड फ्लो होते होते क्लॉट हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, लेकिन हमारे बॉडी में जब नॉर्मली ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो क्लॉट ना हो उसके लिए क्या होता है, हेपारिन होता है। ठीक है, तो हेपारिन क्या कर रहा है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। लेकिन अब फाइब्रिनोजन क्या करता है, क्लॉट करता है। पर फाइब्रिनोजन कब क्लॉट करेगा, जब हमें चोट लग जाएगी तब। नॉर्मली फाइब्रिनोजन क्लॉट नहीं कर सकता बिकॉज वो नॉर्मली इनएक्टिव कंडीशन में पड़ा होता है ब्लड में। तो इसको एक्टिव करने के लिए और सारे फैक्टर्स की ज़रूरत होती है जो बाद में आते हैं, चोट लगने के बाद, कट लगने के बाद। वरना नॉर्मली ये हमारे ब्लड में किस फॉर्म में पड़ा होगा, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होगा। और अभी हमारे ब्लड में एक्टिव फॉर्म में कौन काम कर रहा है, हेपारिन, जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। ठीक है, तो ये थी प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा में और भी सारी चीज़ें मिलेंगी हमें, हार्मोन्स, हेपारिन, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, ये भी चीज़ें मिलती हैं। अब हमें बात करना है मेजरली किसके बारे में, सेलुलर कंपोनेंट्स के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम सेलुलर कंपोनेंट या जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जो बचे हुए 45% है, उनके बारे में बात करते हैं। तो 3 हमारे सेल्स हैं यहाँ पर, एक है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो पहले हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला सेल है वो हमारा है RBC, रेड ब्लड सेल। पहली बात, RBC को बनाता कौन है, या RBC के बनने को क्या कहा जाता है? तो RBC के बनने को प्रोसेस को कहा जाता है इरेथ्रोपोइसिस। पोइसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन, और इरेथ्रो का मतलब होता है रेड। तो इरेथ्रोपोइसिस मतलब रेड कलर के सेल बनने का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ RBC कहलाता है इरेथ्रोपोइसिस। ओके, बनता कहाँ पर है? देखो, RBC को बनाने वाले बहुत सारे हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं। जब हम बन रहे होते हैं, मदर के वूम में होते हैं, जब तक पूरी बॉडी डेवलप नहीं होती, तो तब RBC कौन बनाता है? हमारा योक सैक। ठीक है, जब थोड़ी सी बॉडी डेवलप हो जाती है, थोड़े बहुत ऑर्गन बन जाते हैं, तब RBC बनाने का काम करता है लिवर। अगेन लिवर आ गया, लिवर के फंक्शन बहुत सारे हैं। देन अब लिवर बनने के बाद हमारे बोन बन रहे हैं, तो बोन बनने के बाद हमारे बोन के बोन मैरो बनाते हैं। तो हमारे बोन के जितने भी बोन मैरो होंगे वो सब बनाएंगे, तो ऑल बोन मैरो। लेकिन एक सर्टन एज के बाद जब हमारी बॉडी फुल्ली डेवलप हो जाती है, सारे बोन प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं, सारे ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं, तो सिर्फ जो लॉन्ग बोन होते हैं वही बनाते हैं। देखो, लॉन्ग बोन क्या होता है? हमारे बोन के शेप्स होते हैं, कुछ बोन कुछ इस तरह से दिखते हैं। इस शेप के जो बोन होते हैं उन्हें लॉन्ग बोन कहा जाता है। एक्चुअली 2 तरह के बोन मिलेंगे, एक इसके अलावा जो भी शेप होगा ना उसे फ्लैट बोन कहा जाता है, लेकिन अगर सिर्फ ये शेप रहा तो उसे लॉन्ग बोन कहते हैं। तो ये लॉन्ग बोन के एंडिंग में यहाँ पर कुछ बोन मैरो भरा पड़ा होता है, और ये बोन मैरो कहलाता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, तो ये रेड बोन मैरो बनाता है। तो ऑल बोन मैरो के बाद सिर्फ लॉन्ग बोन मैरो, लॉन्ग बोन मैरो, और उसमें भी कौन सा वाला? रेड। हमारे पास 2 तरह के बोन मैरो, बीच में येलो बोन मैरो होता है, यहाँ पर येलो बोन मैरो भरा पड़ा होता है। तो जनरली कुछ काम नहीं करता अभी फ़िलहाल के लिए, और आजू बाजू में यहाँ पर रेड बोन मैरो पड़े होते हैं, जो हमारा क्या करेंगे? सारे ब्लड सेल्स बनाएंगे। ये जो रेड बोन मैरो, ये RBC भी बनाएगा, ये WBC भी बनाएगा, और ये प्लेटलेट्स भी बनाएगा। तो जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारा रेड बोन मैरो बनाता है। ठीक है, तो पहले लॉन्ग बोन मैरो, और उसमें भी स्पेशली कौन सा? रेड बोन मैरो की बात कर रहे हैं हम। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारा RBC बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RBC की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? इरेथ्रोपोइसिस। RBC का शेप कैसा होता है? तो RBC तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा, साइड से अगर देखोगे तो यहाँ ऐसे दबा होता है, बाई कॉन्केव शेप होता है इसका, बाई कॉन्केव शेप। ऐसा क्यों दबा हुआ है? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसका न्यूक्लियस गायब हो गया, मतलब ये अपने सेल के अंदर के सारे ऑर्गेनेल निकाल देता है, न्यूक्लियस निकाल देता है, सारी चीज़ें निकाल देता है। वाई? बिकॉज इसको अपने अंदर कुछ पिगमेंट स्टोर करने होते हैं, और ये पिगमेंट कहलाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को स्टोर करने के लिए ये अपने सारे ऑर्गेनेल्स निकाल देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। हीमोग्लोबिन वह चीज़ है जो क्या करेगा? गैस को कैरी करेगा, और इवन बफर का काम भी करता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। फॉर स्टोरेज ऑफ हीमोग्लोबिन इट रिमूव्स ऑल इट्स ऑर्गेनेली। ओके, और ऑर्गेनेल को निकलने को ही कहा जाता है कि RBC मैच्योर हो गया है। देन दूसरा है वो होता है हमारा वाइट ब्लड सेल। देखो, वाइट ब्लड सेल के फॉर्मेशन को, वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, और इसके फॉर्मेशन को हम कह सकते हैं ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस। ओके, देन 2 तरह के WBC हमें जनरली मिलेंगे। कुछ होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, और कुछ होते हैं अग्रैनुलोसाइट्स। इनके भी टाइप है। ग्रैनुलोसाइट के 3 टाइप है, फिर अग्रैनुलोसाइट के 2 टाइप है। तो जब हम डिटेल में ये करेंगे तो हम ये डिटेल में पढ़ लेंगे, बट इतना समझो WBC के 2 टाइप होते हैं, कुछ ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट। और यही WBCs है जो क्या रिलीज़ करते हैं? हेपारिन, और यही हेपारिन जाके फिर प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है। तो हेपारिन इज़ रिलीज बाय WBCs
बट वो जाके कहाँ पर रहेगा, आपको मिलेगा कहाँ पर, वो हमें मिलेगा प्लाज्मा के अंदर। ओके, एंड लास्ट जो सेल है उसे कहा जाता है प्लेटलेट्स। थर्ड इज प्लेटलेट। प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट के फॉर्मेशन को क्या कहा जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस। थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस, ठीक है। देखो प्लेटलेट कोई सेल नहीं है, हम उसे सेल के टुकड़े कह सकते हैं, वो कुछ ऐसे ऐसे टुकड़े होते हैं सेल के। एक बहुत बड़ा सेल होता है मेगा कैरियोसाइट। ओके, तो मेगा कैरियोसाइट का बहुत सारे टुकड़े होंगे, वो टूट जाता है और उनके टुकड़े को प्लेटलेट कहा जाता है। तो मेगा कैरियोसाइट ये टूटेगा और इसके टुकड़ों से क्या बनता है, प्लेटलेट बनता है। प्लेटलेट, अब ये एक सेल का टुकड़ा है, तो टुकड़े में कहाँ पे न्यूक्लियस होगा, तो वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ई न्यूक्लिएटेड। इवन हमारे आरबीसीज भी क्या है, ई न्यूक्लिएटेड, बट WBCs आर न्यूक्लिएटेड, दे आर न्यूक्लिएटेड। एंड प्लेटलेट्स का भी काम होता है क्लॉट में मदद करना, तो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। सो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। सो ये हो गया हमारा ब्लड सेल्स। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई भी टॉपिक मुझसे समझना है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो में बनाऊँ। ओके, थैंक यू।